आज हम यूनिट 5 पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। यूनिट 5 पे बहुत ज़्यादा क्यूरीज मुझे रिसीव हो रही थी क्योंकि ये थोड़ा सा अकाउंटिंग सिलेबस पे हो गया है और आपको पता है एएस की अकाउंटिंग भी अब A2 में आ गई है, जिसकी वजह से ये यूनिट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग नहीं पढ़ते। बट नॉट सो डिफ़िकल्ट, जस्ट मेक इट क्लियर कि इसमें आपने मेजर चीज़ें क्या मेमोराइज़ करनी है। बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर दो स्टेटमेंट्स बनाता है, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वी सी इन डिटेल ये दोनों क्या होती हैं। कम टू द फर्स्ट, इनकम स्टेटमेंट। एज द नेम सेज, इनकम स्टेटमेंट विल शो योर इनकम। इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंट आइटम्स कंटेंट्स लिस्टेड होते हैं। आपने उन इंडिविजुअल आइटम्स को वन बाय वन देखना है कि ये आइटम्स हैं क्या। First of all, the major item is revenue. Revenue is the total sale that business is making. इसको कैसे फाइंड करते हैं? सिंपली यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। जितनी भी आपने सेल की, सपोज एक बिजनेस की 5000 की सेल है, तो सबसे पहले आपने सेल लिखना है 5000। इस सेल्स में लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है वो चीज़ें जो आपने सेल की उस पर कॉस्ट कितनी आई, मीन्स कॉस्ट ऑफ बाइंग, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ मेकिंग। सपोज आपने वो चीज़ें 2000 की बाय करके 5000 की सेल की थी, सो 5000 इज़ रेवेन्यू एंड 2000 इज़ कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 3000। 5000 revenue, you subtract cost of sale 2000, you get the gross profit 3000। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में बिजनेस अपने फर्दर एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करेगा, लाइक रेंट, वेजेस, वो सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देन यू गेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज नोन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप फर्दर उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। क्योंकि इंटरेस्ट किसी भी कंपनी का एक बहुत मेजर एक्सपेंस है, कंपनी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे चलती है, तो वट एवर इज़ द इंटरेस्ट, सपोज अगर 500 इंटरेस्ट है तो यू सब्ट्रैक्ट इट एंड यू गेट फर्दर 1500। आपका रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया 1500। ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्योर नेट प्रॉफिट है। इसमें से बिजनेस अपना डिविडेंड देता है, सपोज 500 अगर डिविडेंड दे दे तो आपका जो रिटेन प्रॉफिट बच गया डैट बिकम्स 1000। तो ये छोटा सा एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ये आपको आना चाहिए। हाउ टू मेक इनकम स्टेटमेंट वैसे तो एग्जाम में डेफिनेटली बनी हुई होगी आपको, आपने उसमें से रेशियोज निकालनी है, बट यू शुड नो द एरियाज के कौन कौन सा कंटेंट है और इसका क्या मीनिंग है। आप उसके अलावा ग्रीन उसमें डायग्राम में छोटा सा देख सकते हैं कि सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ मिसिंग। तो आपके एग्जाम में छोटी सी वो एक एक्टिविटी दे सकता है कि फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ दिस बिजनेस, सेल ग्रॉस प्रॉफिट इज़ गिवन, या कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करें, सेल ग्रॉस प्रॉफिट इज़ गिवन। इन तीनों आइटम को इंटरचेंज करके वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो यू आर एबल टू कैलकुलेट एनीथिंग। इनकम स्टेटमेंट बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? इसमें सिंपली आप इनकम स्टेटमेंट की कंटेंट डिस्कस कर दें कि इनकम स्टेटमेंट हमें रेवेन्यू दिखाती है, इनकम स्टेटमेंट हमें कॉस्ट ऑफ सेल को शो करती है, इनकम स्टेटमेंट हमें प्रॉफिट बताती है। इनकम स्टेटमेंट से हम कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को, यू कैन मेक मैनी डिसीजंस। इनकम स्टेटमेंट इनफैक्ट योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसको रिफ्लेक्ट करती है कि आपने कैसा फाइनेंशियली परफॉर्म किया। एंड द लास्ट पॉइंट, इफ़ यू रीड इनकम स्टेटमेंट आपको बैंक लोन में भी हेल्प आउट करती है। नाउ कैमब्रिज सेज अमेंडमेंट्स इन इनकम स्टेटमेंट, मतलब आपके इनकम स्टेटमेंट में कोई भी हम चेंजेस ले आए, लाइट्स आ जिसमें कुछ भी चेंज ला सकते हैं वो, लाइक हमने रेवेन्यू को 5% इंक्रीज़ कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल को 2% डिक्रीज़ कर दिया, तो फिर न्यू इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी? ये आपका मैंने पास पेपर के क्वेश्चन सेलेक्ट किया था। यू कैन सी दिस इज अ इनकम स्टेटमेंट एंड यू कैन सी ऑन द अदर साइड देयर आर फ्यू चेंजेस। चेंजेस क्या है? रेवेन्यू इंक्रीज बाय 10%, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज बाय 5%, प्रमोशनल एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 2 million, डिविडेंड इंक्रीज टू 40%। डिविडेंड इज़ द प्रॉफिट ऑन शेयर्स, ये भी प्रॉफिट से निकाला जाता है, कंपनी डिविडेंड पे करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती है, मींस कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है, उसकी पोजीशन क्या है फाइनेंशियली। इसके अंदर हम बेसिकली ये आइटम रिफ्लेक्ट करते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इन्वेस्टमेंट। एसेट क्या होते हैं? एसेट दो टाइप्स की होती हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो लॉन्ग लिव्ड होंगे, जो ज़्यादा देर चलेंगे, मींस बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स। और करंट एसेट वो होते हैं कैश और एनी एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड और क्विकली इनटू कैश। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये आपके करंट एसेट है।
लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ आर द लोन्स दैट बिजनेस नीड्स टू पे। ये भी दो टाइप्स की होती हैं कंपनीज में, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट यू हैव टू पे आफ्टर 1 ईयर, और ये मे भी 5 साल का लोन हो, 10 साल का लोन हो, और करंट लाइबिलिटी यू हैव टू पे विद इन अ ईयर। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती हैं ओनर्स इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपकी जो नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपनी से रिलेटेड हैं, बिकॉज इट इज़ टू बी डिस्क्लोज टू द शेयर होल्डर्स। सोल ट्रेडर अपने अकाउंट डिस्क्लोज नहीं करता, पार्टनरशिप डिस्क्लोज नहीं करता, लिमिटेड कंपनी अपने अकाउंट्स डिस्क्लोज करेगी, तो इसलिए आपके सिलेबस में लिमिटेड कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट में आप क्या लिखते हो? जितनी भी आपकी एसेट्स ओनर्स ने बिजनेस में इन किए और जितनी उसने लाइबिलिटीज़ पे की, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ वुड बी ओनर्स इन्वेस्टमेंट। देयर आर फ्यू टर्म्स, जैसे एक पहली टर्म है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि टोटल अमाउंट दैट हैज़ बीन पुट इनटू द कंपनी, मतलब बिजनेस में जितना भी टोटल पैसा लगा हुआ है, आइदर फ्रॉम द ओनर्स, आइदर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बोरोअर्स, इन्वेस्टर्स, जिन्होंने भी कंपनी को लॉन्ग टर्म पैसा दिया हुआ है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, दैट इज नोन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ लाइक शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इन सबको सम कर देंगे, यू गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इनकम स्टेटमेंट, इनका स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट में क्या रोल है? मींस आप जब कोई स्ट्रेटजी बनाते हो तो इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको क्यों नीड होती है इनकी? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें रेशियोज कैलकुलेट होती हैं। इन रेशियोज से बिजनेस अपने आप को अकाउंटिंग की फॉर्म में जज करता है, न्यूमेरिकली फॉर्म में जज करता है कि आइदर इट शुड डू एनी स्ट्रेटजी और नॉट। तो ये आपको बेसिकली हेल्प आउट करती हैं। आपके पास फाइनेंस कितना है, इनकम स्टेटमेंट में आपने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया, आप ये काम कर भी सकती हैं। तो फाइनेंशियल डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग एनी स्ट्रेटजी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहते हैं कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। किसी भी एसेट की वैल्यू जो आप यूज़ करते हैं नॉन करंट, उसको रिड्यूस करना, डेट इज़ नॉन डेप्रिसिएशन। आपकी कोई भी, जैसे आपकी कोई नई व्हीकल है, गाड़ी है, सपोज आपकी एक व्हीकल है और आप सोचते हैं कि मैंने इसको 5 ईयर्स चलाना है। व्हीकल कॉस्ट इज़ 5 लाख एंड यू से इट्स यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ मीन आप इसको कितने साल चलाओगे? सपोज यू अज्यूम मैं इसे 5 ईयर चलाऊँगा, एंड देन यू डिसाइड कि इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, डैट इज़ नॉन रेजिड्यूअल वैल्यू, कि आप इस एसेट को 5 साल चलाने के बाद कितने का बेच देंगे। सपोज 1 लाख का आप इसको सेल कर देंगे। सो व्हाट वुड बी डेप्रिसिएशन फॉर डैट व्हीकल? तो इसका क्या फार्मूला होता है? इसका एक ही मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जो आपके सिलेबस में है। इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिड्यूअल वैल्यू डिवाइड बाय यूज़फुल लाइफ। मीन्स अगर मैं इसी अपने क्वेश्चन की डेप्रिसिएशन निकालूं तो 5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइड बाय 5, तो आंसर वुड बी 80,000। इसका मतलब है इस व्हीकल की 80,000 डेप्रिसिएशन है। आप पहले साल 80,000 डेप्रिशिएट करेंगे, दूसरे साल भी 80 करेंगे, और 4 ईयर्स के बाद ये अपने 1 लाख अमाउंट पे वापस आ जाएगी। तो 1 लाख आप उसको स्क्रैप पे सेल कर देंगे। यू कैन सी देयर आर मैनी वर्कड एग्जाम्पल। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको जनरली मैं वर्बली बता देता हूँ। एक मोटर व्हीकल है, उसकी कॉस्ट है 10,000 और इसकी रेजिडुअल वैल्यू है 2,000, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स। कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ द व्हीकल आफ्टर 3 ईयर्स। मीन्स 3 साल के बाद ये गाड़ी कितने की रह जाएगी? बहुत सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो 10,000 है, डेप्रिसिएशन कितनी है इसकी? 5 ईयर्स आपने इसको चलाना है, और 2,000 इज़ स्क्रैप वैल्यू। सो 8,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा जी 1,600 इज़ द डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर। सो व्हाट विल यू डू? अब आपसे उसने डेप्रिसिएशन नहीं पूछी, इट इज़ आस्किंग नेट बुक वैल्यू ऑफ द व्हीकल आफ्टर 3 ईयर्स। सो व्हाट विल यू डू? आप देखो उसकी गाड़ी है 10,000 की, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो उसकी 3 ईयर्स की डेप्रिसिएशन, मीन 1,600 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपकी 3 ईयर्स की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द 10,000 यू गेट द नेट बुक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने नेट बुक वैल्यू निकालनी है, 3 ईयर्स की डेप्रिसिएशन निकालनी है, और 4 ईयर्स की नेट बुक वैल्यू। ये भी सेम प्रोसेस में होगा। यू शुड बी क्लियर द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड नेट बुक वैल्यू। सेम क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 4 ईयर्स। तो इसमें यही सेम फार्मूला यूज़ होगा, आई टोल्ड के कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। दिस इज़ योर पास पेपर क्वेश्चन। एक दफ़ा एग्जाम में आया था A2 में। अब आप इसको अगर देखें केयरफुली, एक
बिजनेस है और वो 20 मिलियन का उसने आईटी इक्विपमेंट ख़रीदा है और उसकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है कि उसको 5 ईयर्स चलाएगा और रेजिडुअल वैल्यू है 5 मिलियन। द फाइनेंस डायरेक्टर इज़ प्रपोजिंग न्यू पॉलिसी क्या है कि वो कहता है एसेट को मैं 3 ईयर्स पे ले जाऊंगा और रेजिडुअल वैल्यू 8 मिलियन पे आ जाएगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड प्रपोज डेप्रिसिएशन? तो करंट डेप्रिसिएशन क्या है 20 मिलियन माइनस स्क्रैप वैल्यू करंट कितनी है 5 मिलियन की और यूज़फुल लाइफ कितनी है हमने 5 ईयर्स निकाली है। और न्यू पॉलिसी क्या है 20 मिलियन का एसेट है वो कहते हैं नहीं जी हम इसको 3 साल चलाएंगे और 8 मिलियन स्क्रैप वैल्यू होगी। सो यू सी द आंसर एंड द डिफरेंस वुड बी कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन। ये आपका पास पेपर में आया था प्रीवियसली। एक और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री मीन जो गुड्स आपके बिजनेस में आपके पास बच जाती है डेट इज इन्वेंट्री। जो सेल हो गई ये रिमेनिंग इन्वेंट्री की बात है। जो इन्वेंट्री बच जाती है एक होती है उसकी कॉस्ट प्राइस और एक होती है उसकी एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी होती है उसकी मार्केट प्राइस। समटाइम ऐसा होता है कि आपकी इन्वेंट्री ओरिजिनल वैल्यू से डाउन हो जाती है, माइट बी आउटडेटेड, माइट बी आउट ऑफ फैशन या माइट बी डैमेज। तो आपकी इन्वेंट्री की जो एनआरवी रिड्यूस हो गई, मार्केट प्राइस कम हो गई, तो आपने अपनी इन्वेंट्री को किस पे लिखना है, कॉस्ट पे या मार्केट प्राइस पे। तो ये इंटरनेशनल रूल है रिगार्डिंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यू विल राइट डाउन योर इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। मीन्स इन दोनों में से जो भी लोअर होगा इन्वेंट्री को उस पर रिकॉर्ड करेंगे। सो इन्वेंट्री को बट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने में बहुत डिफिकल्टीज